बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप बताएं। आई अल्लाह होप का शुक्र एवरीथिंग इज सर। फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। सर, कुछ एस्पायरेंट्स के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया करना था आपका। तो सोचा कि आपका जूम पॉडकास्ट, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी, एक तो आप ऑब्वियसली बिजी इंसान हैं, और अवेलेबिलिटी कंफर्म मुझे आपने जूम पे कर दी, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो। जी, थैंक यू so much for this opportunity. I am Mohammad Usman and I am from 49th Common. Currently, I am serving as Assistant Commissioner in Mehrapur, which is a district of Nusheira Feroz in province Sindh. Previously, I qualified CSS 2020 and I achieved 18th position all over Pakistan. And माशाल्लाह। before CSS 2020, I also qualified CSS 2018. Unfortunately, I could not get allocation. The same thing happened in my PMS 2018. And I also qualified PMS 2020, but I did not appear in the final interview because I got allocation in CSS. So this is my माशाल्लाह। brief introduction. Professionally, I am a mechanical engineer. So from engineering to civil services. So this is all about me. और सर, व्हेन यू डिड डिसाइड टू परसू सीएसएस? Actually, it was a long story. Just not that much long. Actually, it was in 2017 when सही। I was not like getting satisfaction in my engineering related services. I was pursuing mechanical engineering as a career. And at that time, I was not having any kind of inclination towards civil services, neither in the university nor after graduating the university. But some circumstances forced me to basically start preparation for CSS, and I started preparation from June 2017, and I first appeared in 2018. So that सही। was my motivation, and that was my journey. सही। और सर, कोई फैमिली में पहले भी कोई सीएसएस के हवाले से, मतलब आपको गाइड करने वाला था, या कोई ऑफिसर था फैमिली में? नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जिसने पहले सीएसएस किया हो। या इवन आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली फ्रॉम माय फादर साइड हु इवन ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। सही। तो सर, थोड़ा सा अब सीएसएस की तरफ चलते हैं, उसके सिस्टम की तरफ और स्ट्रक्चर की तरफ। तो सर, ये कितने ग्रुप्स होते हैं सीएसएस के सर? अच्छा, सीएसएस के देखें, इसमें 12 ग्रुप्स हैं आपके पास। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखें तो सबसे पहले है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सही। यानी जो कि आपकी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का मेजर चंक जी। कंसिस्ट करती है। इसमें फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू सेक्रेटेरिएट सर्विसेज आपको सारे जो हैं ऑफिसर्स मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड इवन कमिश्नर एंड अदर थिंग्स। और इसी तरह आपके जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे सेक्शन ऑफिसर्स, इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी की एक बैकबोन है। इसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसका सेकंड ग्रुप सीएसएस में रैंक में भी सेकंड पे आता है। फिर फॉरेन सर्विस है, कस्टम्स है, इसी तरह आईआरएस है, पाकिस्तान जी। ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस है, फिर एमएलसीजी है। इसी तरह फिर आपके पास आईआरएस है, ओएमजी है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, रेलवेज है, और जी। पाकिस्तान पोस्ट है। तो ये मेरे ख्याल से 12 ग्रुप्स हैं हमारे अच्छा सीएसएस। सर, ये सीएसएस में कोटा सिस्टम क्या है सर? अच्छा, सीएसएस में बेसिकली हर, क्योंकि ये एक फेडरल लेवल का एग्जाम है, और इसमें चूंकि हर प्रोविंस को वेटेज देने के लिए बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन एज पर एनएफसी, इसी तरह आपके सीएसएस के अंदर भी डिफरेंट कोटाज हैं। जैसे पंजाब का 51% कोटा है, इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस का उनके पॉपुलेशन के तनासुब के लिहाज से सीएसएस के अंदर कोटा रखा गया है, ताकि जी। उस प्रोविंस की भी इक्वल जो पॉपुलेशन बेस है वो रिप्रेजेंटेशन की जा सके। सही। और सर, एफपीएससी का क्या रोल होता है सीएसएस के एग्जाम में? सो बेसिकली
ये एक आप समझ लें कि एक जो न्यू कमर होता है उस लेवल से क्वेश्चन लेके एक एक्सपर्ट लेवल तक के बच्चों के क्वेश्चन जो होते हैं, जो बार बार वो पूछ रहे होते हैं, तो मैंने कोशिश यही की है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड हो जाएं। तो सर एफपीएससी का क्या उसमें किरदार होता है सीएसएस में सर? अच्छा, एफपीएससी इसमें एक सेंट्रल रोल है इसका, क्योंकि एफपीएससी ही वाहिद वो इदारा है, फेडरल जी। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सीएसएस के एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। अब सही। ये सीएसएस के एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें दो इसके प्रोसेस होते हैं, अगर आपको सीएसएस का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलो। जी आपने जी। रिटन एग्जाम देना है, उसके सही। बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका जो मेरिट है वो डिसाइड किया जाता है। अब सही। इसमें ये सारा कुछ जो है वो आपका एफपीएससी कंडक्ट करता है, रिटन जी। एग्जाम से लेके इंटरव्यू भी, और फिर फाइनल रिकमेंडेशन मेरिट के बेस पे ये बनाता है। और यही एफपीएससी आपको डिफरेंट ग्रुप्स में असाइन भी करता है। ठीक है, अब इसमें स्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो आगे लिखती है एफपीएससी को कि जी हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं हर साल, और हर साल वो डिफरेंट मेरिट के अकॉर्डिंग जो जो कैंडिडेट्स की चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग मेरिट डिसाइड करता है और हमें असाइन कर देता है डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये सही। सारा मेन जो किरदार है वो एफपीएससी का होता है। सही। सर थोड़ा सा अब आपकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं कि आपने सीएसएस की तैयारी कब जी स्टार्ट की जी। सर? जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीएसएस की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले मेरा प्लान नहीं था यूनिवर्सिटी के अंदर, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सीएसएस, rather I was interested in pursuing my professional career. सही। आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने सर्विस के अंदर, सम फैमिली कंपल्शन। तो जी। मैं जो है वो पार्ट टाइम में पढ़ाता था, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता था, एक्सपर्ट्स को होम ट्यूशन प्रोवाइड करता था। सो आई गोट दिस टाइम इन द मॉर्निंग कि मैं खुद कुछ पढ़ सकूं, प्रोडक्टिव कर सकूं। तो सही। आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन फ्रॉम 2017। स्पेसिफिकली मैंने स्टार्टिंग मंथ्स में स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया, और 2016 के बिल्कुल लेट नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया। लेकिन तब मैं कंसिस्टेंट नहीं था, और ना ही सही। मैंने कोई डेडिकेटेड तरीके से तैयारी स्टार्ट की। तो जी। ये अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि मैं साथ साथ सर्विस को भी लेके जा रहा था, अपना प्रोफेशनल कैरियर भी लेके जा रहा था, एंड आई वाज नॉट लाइक 100% श्योर कि मैंने सीएसएस की तरफ से। तो जो मेरी फुल प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होती है जून 2017 से, और मैं जो है फर्स्ट अपीयरेंस सीएसएस में देता हूँ 2018 में फरवरी में, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेता हूँ। सही। माशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन करें, लाजमी ज्वाइन करनी होती है, या विदाउट सेल्फ स्टडी भी जो है, विदाउट एकेडमी भी आप उसको पास कर सकते हैं सर? तो आप क्या मशवरा देंगे कि एकेडमी लाजमी है उस सीएसएस को क्रैक करने के लिए या नहीं, सेल्फ स्टडी भी कर ले सकता है बंदा? देखें, आजकल हमारा जो मोड है, लाइक इवन इफ आई कंपेयर माय टाइम विद द करंट टाइम, तो वी आर ऑलरेडी लिविंग इन वेरी एडवांस टाइम। एट दैट जी जी। टाइम आपके पास चीजें, इंटरनेट भी था जब मैं कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि हमने किताबें पढ़ी हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल था। लेकिन आजकल जो आपके पास एआई ऑटोमेटेड टूल्स हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेशन है, तो एक एकेडमी का जो स्कोप है, जो सिग्निफिकेंस है फॉर नॉट ओनली फॉर सीएसएस बट ओवरऑल एजुकेशन, वो बहुत जी। ज्यादा इसकी कम हो गई है। अगर हम बिल्कुल। सीएसएस स्पेसिफिक बात करें तो अभी भी काफी ज्यादा जो है रोल है एकेडमी का। स्टूडेंट्स जी। आते हैं एकेडमी में, जाके उनको एक डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, एवरीथिंग दे गेट अंडर वन बैनर। लेकिन लाइक इट्स नॉट लाइक एवरीवन कैन अफोर्ड एकेडमी और एवरीवन कैन गो टू एकेडमी। आप एकेडमी के बगैर भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने किया। मैंने सिर्फ इंग्लिश की गाइडेंस ली थी, इसके सही। अलावा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है उसको मैंने खुद तैयार किया। तो इसी तरह अगर आप समझते हैं, जो मैं एस्पायरेंट्स को मुखातिब हूँ, अगर वो समझते हैं कि जी देखें हम सारा कुछ ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है, आजकल तो हर सब्जेक्ट के इवन सेशंस ऑनलाइन आ गए हैं, तो बिल्कुल। आपको एकेडमी में जाके एक हेफ्टी पेमेंट देने की बजाय यू कैन चूज के भाई ये मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि वीक हैं, तो इनकी आप कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। सारा कुछ आपको एक्सेसिबल है, घर के अंदर एक्सेसिबल है। एकेडमी जाएंगे, आपको एक ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी, ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, एक आपका बिल्कुल। जो है स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर कर रही होती हैं। तो एट द एंड मैं ये सजेस्ट आपको मतलब मैं कोई एडवाइस ऐसी नहीं करूंगा कि आप जाएं या ना जाएं, लेकिन एकेडमी के अलावा भी आप बहुत इजीली इसकी तैयारी की जा सकती है।
अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द जॉब जो है वो प्रेप कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई अगर आपके पास सजेशन है। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा एक बैचमेट है, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, एंड जी he was doing job in one of the like top ranked multinational companies in पाकिस्तान। और आपको पता है कि मल्टीनेशनल्स में आपको काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, काम करना पड़ता बिल्कुल। है। अब वहां पे जाके खाली टाइम स्पेंड तो नहीं करके आ सकते, सो एक पूरा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। सो ही वॉज डूइंग जॉब इन दैट इंडस्ट्री, एंड देन ही मैनेज्ड टाइम, एंड उसने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसएस को क्वालिफाई किया। अब उसकी क्या जो मेथडोलॉजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब देखें, जो जॉब कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, जो जॉब नहीं कर रहे, दे हैव अ ग्रेटर स्पैन ऑफ टाइम टू रीड डेली बेस पे। लाइक आप 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, एज पर योर नीड, योर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल। योर कन्वीनियंस, आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जी जो जॉब वाले हैं, हार्डली दे कैन मैनेज 4 और 5 आवर्स मैक्सिमम। बिल्कुल। इससे ज्यादा बिल्कुल। तो उनसे मैनेज ही नहीं होगा। तो बिल्कुल। आपने अपना, लाइक वो क्या करता था, उसको पता था कि मैंने 2 साल में तैयारी पूरी करनी है, सो ही डिवाइडेड हिज सिलेबस इन 2 इयर्स। उसने उसको सही। डिवाइड किया और सिस्टमेटिकली उसको अचीव किया कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करने हैं, किस सोर्स से तैयार करने हैं, और कितना टाइम मैंने उसमें देना है। और ही सही। वॉज कंसिस्टेंट। लाइक जी डेली जो उसका शेड्यूल होता था या वीकली शेड्यूल होता था, वो उसको फॉलो करता था। अब जो हमारे जॉबियंस हैं, वो ये ना सोचें कि जी हम 5 महीने में तैयारी कर सकते हैं। आप कर भी सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं एंड लक जी फेवर्स यू। जी लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपका जो टाइम स्पैन होगा दैट वुड बी डबल एज कम्पेयर टू बिल्कुल। नॉर्मल एस्पायरेंट। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो फ्रेमवर्क सेट करना है। और इट इज अ वेरी डुएबल जर्नी, इट्स नॉट अ बिल्कुल। वेरी हेक्टिक वन। आप कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने लगे तो 1 महीना आप छुट्टी लेने, ताकि आप पूरी चीजों को कंसोलिडेट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ चलते हैं कि क्या जी। स्ट्रेटजी होनी चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए सर, या अच्छा, आपने कैसे चूज की है। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा गाइड किया है स्टूडेंट्स को भी, अपने चैनल के थ्रू, डिफरेंट फोरम्स के थ्रू। अब जी देखिए, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, उनको 3 चीजें जो है वो चूज इस इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है कि उनका बैकग्राउंड रेलिवेंसी हो। लाइक फॉर एग्जांपल जी, मैंने किया हुआ है फिलोसफी, बीएस फिलोसफी, या मैंने की हुई है केमिस्ट्री। तो पहले मैं वो सब्जेक्ट्स देखूं जो मैंने अपने करिकुलम में पढ़े हुए हैं। लेट्स से जी एनवायरमेंट साइंस आपने पढ़ा होगा, और इसी तरह अगर आपने फिलोसफी की है तो फिलोसफी ऑप्शनल होगा। तो आपने पहले देखना है कि क्या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स के अंदर जो कि आपके बैकग्राउंड से लिंक करते हैं। दो सब्जेक्ट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट दिस इज ओनली वन पैरामीटर। हमने 3 पैरामीटर के ऊपर इसको एवेलुएट करना। सेकंड पे, जब आपने ये सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट किए, सेकंड पे आप जाके देखेंगे उन सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है। लाइक अगर आपका जो है वो बीएस केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, लेकिन आप देखें उन स्टूडेंट्स के डीएमसी जिन्होंने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया और जी उन्होंने कितना स्कोर लिया। अब मैं जानता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन द डीएमसी। तो वो स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड था, दे इवन दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म गुड। तो इसका मतलब जी है कि खाली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रेलिवेंट नहीं क्रिएट, लाइक एक पैरामीटर क्रिएट नहीं कर रहा है, इसके साथ आपने उसका स्कोरिंग ट्रेंड भी देखना। तो अगर वो जी स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लिंक कर रहा है, तीसरे नंबर पे चीज आ जाती है, क्या वो सब्जेक्ट सेफ भी है या नहीं। इसकी एग्जांपल ली जाए, फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी एस्पायरेंट्स आजकल उसको ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। लेकिन ये सब्जेक्ट ऑफ एंड ऑन हिट हो जाता है, टारगेट हो जाता है। कई दफा स्टूडेंट्स इसके अंदर पास भी नहीं हो पाते, जैसे यूएस हिस्ट्री है। तो आप इन तीनों के ऊपर जो है अपने सब्जेक्ट्स को एवेलुएट करें। जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स चूज करें, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स चूज कर लें, ऑडिट के स्टूडेंट हैं, आपने ऑडिटिंग पढ़ी है तो आप ऑडिट चूज कर लें। उसके बाद अगर आप इन सब के स्टूडेंट्स नहीं है तो आप आईआर या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आईआर सही। रिसेंटली टारगेट हुआ, पॉलिटिकल साइंस उससे पहले टारगेट हुआ। तो ये इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। फिर हिस्ट्री में से ब्रिटिश हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री आप चूज कर सकते हैं। यूएस हिस्ट्री आई डू नॉट रिकमेंड, इंडो पाक भी रिकमेंड नहीं करता। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आ जाता है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में से, वो आप चूज कर लें।
फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंट साइंस, जेंडर स्टडीज या इनमें से कोई चूज कर सकते हैं। फिर लॉ वाले सब्जेक्ट्स में से आपके पास क्रिमिनोलॉजी है, आई लॉ है, सिंपल लॉ है, तो अब क्रिमिनोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, चूज किया जा सकता है। फिर लास्ट में आपके पास बचता है साइकोलॉजी अच्छा है, उसके अंदर जी। सॉरी पंजाबी अच्छा है, पश्तो अच्छा है, सोशियोलॉजी इवन अच्छा है, तो इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। तो एक पूरा इसके लिए ना एक सिस्टमैटिक एनालिसिस चाहिए, और वो मैंने भी अपने चैनल पे किया हुआ है। आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं इनके साथ, श्योर ताकि सर, इनको श्योर फर्दर सर, आइडिया हो जाए कि किस तरह श्योर हम सर, सब्जेक्ट चूज करें। श्योर सर, इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, माशाल्लाह आप बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। तो सर अक्सर एस्पायरेंट्स के मुझे भी क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए या सीएसएस की प्रेप के लिए कौन सी बुक्स यूज करें या किस बुक से प्रेप करें। कोई पूछ होता है कारवान वालों की, मतलब डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स का पूछ रहे होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस हवाले से? देखिए मैं इसमें क्योंकि मैं खुद जो है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, सही। तो करंट अफेयर अगर खुद स्टूडेंट्स खुद भी करना चाहें, स्टडी जी। करना चाहें, तो वो खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कोई ऐसी हमारे पास बुक नहीं है जो कि ऑल एनकम्पासिंग हो। करंट अफेयर एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर्स बहुत रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो करंट अफेयर के लिए आप डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स को फॉलो करें, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स है, फिर इसी तरह जी। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे डिप्लोमेट है या काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है। इन पे कुछ काफी ज्यादा अच्छे एनालिसिस, इवन अल जजीरा, इस पे आपको मिल जाएंगे। फिर जी। लोकल न्यूज में आपके पास ट्रिब्यून है, डॉन है। तो इनको, इनके एनालिसिस को फॉलो करें और खुद अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि जो आपको रेडीमेड मटेरियल मिलेगा उसमें से आपके अपने एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री के पोर्शन को, कुछ हिस्ट्री की बुक्स हैं, जैसे अगर प्री पार्टीशन है तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी कर लें, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय मोहम्मद अली, वो स्टडी कर लें। फिर उसके बाद पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हामिद खान की बुक से की जा सकती हैं। फिर इसी तरह डिफरेंट जो बी डेवलपमेंट्स हैं उसकी डिफरेंट सेक्शंस की डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, जी। जैसे अयूब खान के ऊपर डिफरेंट बुक्स ऑथर्स ने लिखी होंगी, भुट्टो के ऊपर लिखी होंगी। ठीक है, तो हर इरा के ऊपर डिफरेंट आपको सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ेंगे, एक सोर्स से आपको मिल नहीं सकता डाटा, क्योंकि वो डाटा फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। और जो करंट इश्यूज आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, उसके लिए दोबारा आपको न्यूज़पेपर ही कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो अपने सही। स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, वो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके उनको स्लाइड्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेरा ये है तरीकेकार, लेकिन आप खुद भी उसको अच्छा तरीके से कवर कर सकते हैं। सही। सर आजकल मॉडर्न एरा चल रहा है, लोग यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख रहे होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख रहे होते हैं, तो इसको आप कैसे कहते हैं कि क्या सजेस्ट करेंगे कि यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह जैसे चल रहे होते हैं, बेनिफिट इनका हम्म। होता है या नहीं होता सर? नहीं, देखें बिल्कुल बेनिफिट होता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरा अपना चैनल है, मैं काफी फ्री लेक्चर्स उस पर अपलोड करता रहता हूँ। जी। तो नॉलेज हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। तो ये गाइडेंस अगर आपको जहां से मिले, लाइक आपको पता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एससीओ की मीटिंग अभी हुई है। जी। काफी ज्यादा आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरह ये वर्ल्ड ऑर्डर की चेंजिंग का इंडिकेशन है, किस तरह बिल्कुल। ये डिफरेंट कंट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपने उसके अंदर से क्या याद करना है, किस तरह उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने एनालिसिस के अंदर। खाली स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स को रिलेट करना, उससे ओरिजिनेट करना डिफरेंट चीजें, अपना एनालिसिस को डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन इस ट्रैक तरह की रखना अगर चाहिए। आपको जी, रेलिवेंट रहना, टू द सही। पॉइंट रहना, क्योंकि आपने वहां पे रिसर्च पेपर नहीं लिखना, जी। जी। ना ही आपने रिसर्च आर्टिकल्स या थीसिस लिखने। आपने बिल्कुल। सिंपल 3 आवर्स के अंदर 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये माइंडसेट हमारा एस्पायरेंट्स का होना चाहिए। सही। सर तो थोड़ा आते हैं ऐसे के पेपर की तरफ। उसके लिए सर क्या जी। सजेशन है आपका कि उसकी राइटिंग के लिए या आउटलाइनिंग के लिए कैसे जो है वो प्रेप की जाए सर? अगेन वेरी डिटेल इसके ऊपर जो है डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है ऐसे के ऊपर। अब इसमें मैंने एनालाइज किया, स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सेकंड रीजन, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा लैक ऑफ प्रैक्टिस इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और जी। तीसरे नंबर पर लैक ऑफ रेलिवेंट कंटेंट। तो आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, एवेल्युएशन करवानी है, आउटलाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं।
डिफरेंट एवेलुएटर्स आपके पास ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इन पर्सन भी मिल जाते हैं। मैं किसी को जी। रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन आप आजकल ऑनलाइन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट एआई जनरेटेड वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर आउटलाइन लिखें खुद, और उसको कहें कि इसको इसको एक्सप्लेन कर दें या इसको फर्दर जो एवेलुएट कर दे। आप उधर से भी करवा सकते हैं, खुद का इंट्रोडक्शन लिखे उससे एवेलुएट भी करवा सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि आप बिल्कुल टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे अनकॉन्शियसली। आप अपनी एफर्ट करना बंद कर देंगे। तो इससे मैं मतलब मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को देखा, उससे पिछले साल भी देखा, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, तो स्टूडेंट जब चेक कर आते हैं मुझे, तो मैं देखता हूँ कि यार बड़ा अच्छा इसने लिखा हुआ है, बहुत एक्सेप्शनल कंटेंट है। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा उसकी डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है कि रेडीमेड कंटेंट है, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। जी तो आपने सिर्फ उसकी सपोर्ट लेनी है वैल्यूएट करने के लिए, उसको नहीं कहना मुझे लिख के दे और आपने कॉपी कर लेना है। लिखना हमने खुद है, ठीक है, और उसकी आप इवेल्युएशन के लिए हेल्प ले। तो दैट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऐसे में एक और मिस्टेक क्या करते हैं जी, मिस्टेक ये करते हैं कि ग्रामर पे काम नहीं करते, इस वजह से उनके 40 मार्क्स नहीं आते। फिर जो आप ऐसे लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट आउटलाइन नहीं बनती। अब जी। ऐसे लिखा हुआ है कि जी ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन इम्पैक्ट ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। तो वो जी ग्लोबल वार्मिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे लिख देंगे, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पे लिख देंगे, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स पे लिख देंगे। तो मतलब के पूछे ही नहीं हुआ उसमें। तो जो ऐसे का रेलेवेंट कंटेंट है, की वर्ड्स हैं, की उसके अंदर जो उसका थीसिस है उसको टारगेट करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर की चीजें उसके अंदर लिखें। तो इस वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल होते हैं। मैं भी इसकी भी आप मेरे चैनल पे फाइंड कर सकते हैं, डिटेल गाइडेंस पूरी मैंने फ्रीली स्टूडेंट्स के लिए शेयर की हुआ है, किया श्योर हुआ सर। है कि आप किस तरह इसके आप ऊपर मुझे करें। सर लिंक्स यूट्यूब के लास्ट एक वो और चीज, वीडियोस के भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सर, फॉर जी मैं एस्पायरेंट्स। आपको अपने चैनल चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें एक मेरे प्लेलिस्ट है जिसमें सारी ये चीजें अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपके श्योर साथ सर। शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं इससे के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने अगर अपने आप को प्रेशराइज एनवायरनमेंट में, तो एक फॉलो करें जो मैं करता था, कि 10 मिनट्स आप काउंट डाउन शुरू करें, और 10 मिनट्स के अंदर आपने आउटलाइन भी लिखनी है और इंट्रोडक्शन भी लिखनी है। अगर आप ये लिख लेते हैं 10 मिनट्स के अंदर ही, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो काफी ज्यादा आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएंगी अपने ओवरऑल राइटिंग के अंदर। सही। ठीक है जी। ये आवाज आ रही अच्छा है सर। आपको? जी जी सर, आवाज आ रही है, दरम्यान में थोड़ा सा आपका वीडियो जो है वो स्टक हो गया था, बट अब ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक तो ये कि कुछ लोग ओके। के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मोटिवेटेड नहीं रहते, तो उसके लिए सर क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे आप मोटिवेटेड रहें, या आपकी रूटीन डिसिप्लिन रहे, रूटीन ना खराब हो सर। अच्छा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। अब देखिए, हमारा जो सीएसएस है ये एक ऑलरेडी बहुत ही एक ट्रेचरस, एक बहुत ही ट्रबलसम, और एक बहुत ही पेन टेकिंग जर्नी है। मैंने जी इनके लिए बड़े चूज करके आपको एडजेक्टिव बताए हैं। क्यों ये ऐसा है, ट्रेचरस क्यों है, ट्रबलसम क्यों है, पेनफुल क्यों है? क्योंकि आप इस जर्नी में बहुत अनसर्टन रहते हैं, जी अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या हम पास कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा, पास भी कर लिया तो पंजाब वालों के लिए क्या एलोकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। तो एस्पायरेंट्स जब ये जर्नी शुरू करते हैं, तो भाई पहले ही अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार कर लें कि हमने एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो कि हार्डली 1% जो एस्पायरेंट्स हैं वो कर पाते हैं। दूसरी चीज, आपकी एक बहुत सॉलिड मोटिवेशन होनी चाहिए। खाली ये मोटिवेशन ना हो कि सरकारी जॉब मिल जाएगी या हमें प्रिविलेजेस मिल जाएंगे या जी। पर्क्स मिल जाएंगे। यू नीड टू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस सीएसएस, बिल्कुल। and what is the importance of CSS, what value addition you can bring in the system, how you बिल्कुल। can be an agent of change। तो ये चीज आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है आपके स्टार्ट होने से पहले, अगर वो आपके पास है तो आप भाई कंसिस्टेंट रहेंगे। और तीसरी चीज, आपका सोशल नेटवर्क। भाई देखें, आजकल तो हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, टिकटॉक यूज कर रहा है। अब बिल्कुल। आप अपना ज्यादा टाइम आपने देखना है कि भाई डेली मैं
अगर आप उसमें काउंट करें मोबाइल से तो पता लग जाता है कि भाई कितना टाइम हमने किस किस मीडिया ऐप पे दिया। तो अब फाइंड आउट करें कि यार डेली का लेट से व्हाट्सएप यूज करना है 1 घंटा काफी है मैक्सिमम, बहुत बहुत ज्यादा है एस्पायरेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपके 3-4 घंटे इसमें यूज हो रहे हैं तो आपने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। आपकी तो जो कंसिस्टेंसी है, जो कि आपका अटेंशन स्पैन है, वो तो ऑलरेडी डिवर्टेड है। तो इन चीजों से आप अपने आप को माइनस आउट करें। ये चीजें अच्छी लगेंगी आपको, आपका दिल बिल्कुल। करेगा कि मैं स्क्रोलिंग करता रहूं, एडिक्शन आपको लगेगी, लेकिन यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। और उसके बाद जो लास्ट चीज आपको करनी है, आपने वो एक ऐसे सोशल नेटवर्क को ज्वाइन करना है जो कि आपका इन पर्सन हो, जो कि आपको मोटिवेट कर सके। फैमिली फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स हो के आपको बता सके कि भाई ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। आप जब लो फील कर रहे हो तो आपको वो चीयर अप करें, ना कि आपको खुद डीमोटिवेट कर दें, और ना कि आपको खुद प्रेशराइज करें। तो ये चीजें जब आपके माइंड में होंगी, आपके पास होंगी, तो आप मेरे नहीं ख्याल के मोटिवेशन अपनी लूज कर पाएंगे। हम्म। अच्छा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अक्सर अपने पोस्ट के ऊपर कमेंट्स में भी मिलता है, उसका रिप्लाई अनएथिकल क्वेश्चन है, बट ये है कि कुछ एस्पायरेंट्स फिर जो बेचारे नए होते हैं वो पूछ भी रहे होते हैं क्योंकि वो मिस गाइड हो रहे होते हैं उन कमेंट्स की वजह से। अनएथिकल क्वेश्चन है बट मैं समझता हूँ कि पूछ लेना चाहिए। वो ये कि लोग पूछते हैं कि सीएसएस के एग्जाम में रिश्वत चलती है, या फेयरली एग्जाम्स को चेक नहीं किया जाता, या पैसे दे के आप जो है वो अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? नहीं, ये मेरे ख्याल से एक फैब्रिकेटेड स्टोरीज है सारी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैंने सीएसएस किया तो मेरे पास तो अभी भी नहीं है, तब भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं लाइक आई वॉज हार्डली एबल टू अफोर्ड अ कार। सो हाउ कुड आई बी एबल टू गिव सच अ काइंड ऑफ लाइक अमाउंट जो कि कहते हैं सही। लोग कि दिया जाता है। और अगर दिया होता तो भाई पहले पहले अटेम्प्ट में मेरी एलोकेशन ना हो, क्यों ना होती। ठीक है। तो ऐसा ही, ऐसी चीज नहीं है, ये सारी फैब्रिकेटेड चीजें हैं। देखिए, मैंने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में 18th पोजीशन हासिल किया है ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड सही इट इज माशाल्लाह। पर्सनली माई एक्सपीरियंस कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मैंने पूरी जर्नी के अंदर अपना खुद, मैं खुद इस पूरी जर्नी के अंदर इसकी प्रोडक्ट हूँ, इस पूरे प्रोसेस की प्रोडक्ट हूँ। तो मैं, इफ आई कैन वाउच फॉर वन एग्जाम इन पाकिस्तान विच इज टोटली ऑन मेरिट एंड ट्रांसपेरेंट, इट इज सीएसएस। हाँ, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि पेपर चेकिंग, उसके अंदर थोड़े से शुबहात हैं। क्योंकि एक बहुत ज्यादा पेपर्स होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, एवेलुएटर में भी किसी चीज पे बायस हो जाए, किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट करे ना करें। लेकिन वो एक दो पेपर्स के अंदर मिसहैप होगा, 12 पेपर्स के अंदर तो नहीं होगा। तो सही। ओवरऑल आपकी एफर्ट नजर आ रही होती है, लाइक जिसके बिल्कुल। अच्छे मार्क्स हैं तो पता लगता है कि यार इसने एफर्ट की है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिसअप होता भी है, जैसे इस दफा इस्लामियात में काफी बच्चे फेल हो गए। तो वो जी। मैं समझ सकता हूँ कि वो डैट कुड बी द पॉसिबिलिटी, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसमें रिक्रूटमेंट की बात करें तो दिस इज 100% ट्रांसपेरेंट। सही। सर ठीक है। बस हमारे पास एक्चुअली लाइसेंस वर्जन नहीं है जूम का, तो बस 10-15 मिनट हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा क्विक क्वेश्चंस जी के जी। रिप्लाई करते हैं सर। वो ये कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट या इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर? अब साइकोलॉजिकल में सिंपल आपकी पर्सनालिटी को एवेलुएट करने के लिए, क्योंकि जो जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं वो जाते साथ ही भरी भरी असाइनमेंट्स पे लगते हैं। लाइक हर ग्रुप के अंदर, मैं सिर्फ पीएस की बात नहीं कर रहा, अगर आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में है तो आप पीएसओ टू मिनिस्टर लगे होते हैं, सेक्रेटरी लगे होते हैं। सो यू आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यू आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो सही। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को बियर कर सकें, उनको रिस्पॉन्स कर सकें। तो ये चीजें आपके साइकोलॉजिकल में चेक हो रही हैं कि क्या ये बंदा प्रेशर बियर कर सकता है। क्या इस बंदे को अगर फ्लड आ गया है, अचानक से इसको भेज देते हैं, तो क्या ये हाथ पांव उसके फूल जाएंगे या जाके परफॉर्म करेगा। ठीक है। और सही। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की जितनी आवाम है, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इसके जी। लिए फिर ब्यूरोक्रेसी के लिए आपका माइंडसेट भी उतना ही टफ होना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल आपके ऐसे ही जी। साइकोलॉजिकल में टेस्ट हो रही होती है। सही। सर थोड़ा सा आपके बारे में वो ये कि आपने कौन सा ग्रुप चूज किया और क्यों चूज किया सर? देखिए, मुझे सीएसएस में आने के बाद पता लगा कि अच्छा, पीएस में जाके आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। और नाम मुझे पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये होता क्या है। तो जो एक हिसाब चल रहा था कि भाई पीएस पहले पे, पीएस पे सेकंड पे, तो उस तरजीह को रखते हुए मैंने चूज किया है। मैं आपको गलत गाइड करूं कि नहीं जी मुझे पहले पता था, मैं डिजायर करता था, ऐसी कोई बात नहीं है।
I was aspiring to join the top ranked group, but I was totally unaware of the perks and privileges that we see in this group. सही है। और सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी? Yes, that was also a very a kind of refreshing thought for me. और पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगा. I was posted in the Tehsil, which is the lowest of the low in Sindh. I was अच्छा। posted in KT Bandar, a sub-division of Thatta, और जहाँ पे सारे आप लोगों के ख्वाब क्या होंगे कि हम जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर बन के, हमें गाड़ी मिलेगी, हमें सर्वेंट्स मिलेंगे, एक अच्छा शाहाना ऑफिस ऑफिस होगा. मीडिया में तो ये प्रोजेक्शन हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्वियसली भी नहीं ऐसा ही होता. है सर, बिल्कुल जब मैं पहली 100%। पोस्टिंग हाँ, जब मैं पहली पोस्टिंग पे गया ना, तो मेरे पास कार थी ना, मेरे पास ड्राइवर था ना, कोई ढंग का ऑफिस था, और पूरी तहसील जो थी वो डिजास्टर रिडन थी. तो भाई आपको जाके काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. प्रिविलेज और पर्क्स आपको शायद नजर आ जाए कुछ मेन स्टेशन पे. अच्छा, कराची वाले एसी को देख लिया, लाहौर वालों को देख लिया, अर्बन सेंटर्स को देख लिया, तो आपको लगता है कि भाई ये तो बड़ा शहाना रह रहे हैं. लेकिन आप जी। जब अंदर जाते हैं, आप देखें कि वो काम क्या कर रहे हैं. उनके लिए ये चीजें, ऑब्वियसली। मतलब दीज आर नॉट द पर्क्स एनीमोर. दीज एग्जैक्टली आर सर। मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आपसे बिल्कुल। पूछा जाएगा कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट क्यों है, आपसे बिल्कुल। पूछा जाएगा कि प्राइस हाई क्यों है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखें, आपसे पूछा जाएगा कि पानी क्यों नहीं निकला अभी तक सड़कों से. ठीक है, तो ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बकरा बन रही होती है. तो ये बिल्कुल चीजें ऐसे मेरे ही। ख्याल से मीडिया पे प्रोजेक्ट नहीं हो रही होती, और ना ही एस्पायरेंट्स इसके बारे में सोचते हैं. सर चेंज होती है लाइफ सीएसएस के बाद, पास करने के बाद आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्क्स की बात करते हैं तो आपको अच्छे खासे पर्क्स मिल जाते हैं, सैलरी ठीक हो जाती है, तो लाइफ में कुछ चेंज आता है सर? लाइफ में चेंज आता है. आपका एक जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा वाइडन हो जाता है सर्विस में आने के बाद. आपको जी। अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती हैं फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ. लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि बहुत पैसे मिल जाएंगे आके, और ये वो ऐसा कुछ नहीं है. हमारी सैलरी सिंपली अ काइंड ऑफ सैलरी जो कि एक सिंपल 17 ग्रेड वाले को मिल रही होती है, क्योंकि सारे यूनिफॉर्म स्केल हैं. तो एज सही। सच कोई फाइनेंशियली आपको जो है वो चीजें नजर नहीं आएंगी. हाँ, आपको जो सोशली आपकी जो एक आउटलुक है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड एंड प्रेस्टिजियस जो सर्विस है पाकिस्तान की, जो सिविल जी। सर्विसेज है, वो जी। आपके सीएसएस वाले. सर एंड पे एक दो आपकी एडवाइस वो ये कि सीएस एस्पायरेंट के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे उनको रहना चाहिए, कि अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, या कोई गोल्डन आपकी एडवाइस हो? देखिए, मेरी सिंपल सी एक एडवाइस यही है कि आप एक मैं कहता हूँ कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स देन रीडिंग 100 बुक्स वन टाइम. तो जो एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि भाई आप आओ सर्विस के बाद तो आपको सारा कुछ जो है वो फूलों से आपका जो है इस्तकबाल किया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. सर्विस के बाद की चीजें बाद में देखेंगे. अभी आप सिर्फ सर्विस में आने के लिए रेडी हो रहे हैं ना, तो जो अपनी प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट रखें. आप रेलिवेंट रहें, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करें, और चीजों को क्रैम करें. सही है। कॉन्सेप्चुअल भी चीजें बिल्ड की जा सकती हैं, लेकिन क्रैमिंग, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंसी रखना इस पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप जो है वो अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं. सही। सर सी एस एस इज अ सक्सेस इफ। सॉरी, योर वॉइस इज इंटरप्टेड. सर आपने जरा ये दो लाइंस को फिल करना है कि सी एस एस इज अ सक्सेस इफ सी एस एस कैन बिकम अ फेलियर इफ। CSS is a success if you know your strengths, and if you can basically manipulate things like थोड़ा पढ़ के ज्यादा याद कर लें, और उसको ज्यादा तरीके से मैन्यूवर कर लें. CSS is a failure when you overdo things, when you go from pillar to post, and you read everything but you do not practice anything, then it will be a failure. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम सर, एंड अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमेशा शाद आबाद रखे। जजाकल्ला खैरा सर। तो मैं फिर आपसे ओके जी. इंशाल्लाह आगे मिल लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.